कक्षा 11 कला वर्ग समाजशास्त्र के स्टूडेंट्स ध्यान दें। आज दूसरा चैप्टर समाजशास्त्र का उद्भव तथा विकास मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। आज आप समाजशास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ है इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, समाजशास्त्र की प्रकृति को जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि पश्चिमी देशों और भारत में इस महत्वपूर्ण विज्ञान अर्थात समाजशास्त्र का उद्भव, ओरिजिन और विकास, डेवलपमेंट किस तरह हुआ। वास्तव में सभी के मन में यह उद्गार पैदा होता होगा, यह शंका पैदा होती है कि दुनिया के सभी देशों में आज से हजारों वर्ष पहले से विभिन्न विचारक, विवाह, परिवार, विभिन्न समूहों के आपसी संबंधों, सांस्कृतिक नियमों तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में अपने विचार देते रहे। फिर समाजशास्त्र को एक नया विज्ञान क्यों कहा जाता है, आज इसी के ऊपर हम प्रकाश डाल रहे हैं। बच्चों, निश्चित रूप से अलग अलग तर्क है, अलग अलग व्यवस्था है। जैसे वर्ण व्यवस्था को देखा जाए, वर्ण व्यवस्था की रचना हमारे और आपके द्वारा नहीं हुई है, बल्कि ईश्वर के द्वारा हुई है। वर्ण व्यवस्था की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, आप जानते ही होंगे, लोग कहते हैं कि इसकी रचना ब्राह्मणों के द्वारा की गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आप इसे समझें कि इसकी रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। किसकी रचना की गई है? वर्ण व्यवस्था की रचना। वर्ण व्यवस्था क्या है? जैसे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, 4 वर्णों में बांटा गया है। आप जानते ही हैं क्या कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण एक वर्ण है, वैश्य और शूद्र भी है, और इस तरह से ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र को लेकर के 4 वर्णों में उन्होंने डिवाइड किया। लेकिन आप यदि माने कि यह व्यवस्था ब्राह्मणों ने दिया है, तो ब्राह्मणों ने यह व्यवस्था नहीं दिया। यह व्यवस्था किसने दिया? ईश्वर ने दिया। निश्चित रूप से राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च क्यों मानी जाती है?
क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि ब्राह्मण सबसे पवित्र होते थे और आज भी माना जाता है। निम्न जातियों की जो स्थिति है वह निम्न क्यों होती है? क्योंकि उनके पूर्व जन्म के पापों का परिणाम होता है, प्रायश्चित होता है। अपने वर्ण और जाति से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करने से ही व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। मैं आपको बता दूं, यूरोप में प्लेटो का नाम आपने सुना होगा, अरस्तु का नाम आपने सुना होगा, दांते का नाम आपने सुना होगा। ये दार्शनिक थे। इन दार्शनिकों ने स्त्रियों की परिस्थिति, पारिवारिक संबंधों, व्यवहार के सामाजिक नियमों, प्रथाओं तथा राज्य और व्यक्तियों के संबंधों जैसे सामाजिक विषयों का विस्तार से उल्लेख किया। किसने? प्लेटो, अरस्तु और दांते। ये कौन थे? ये यूरोप के बड़े ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन उसे कहते हैं जो कल्पना या विश्वास पर आधारित नहीं होता, बल्कि घटनाओं की विवेचना उनके वास्तविक रूप से करता है। वह उसका परीक्षण करता है, जांच करता है। जब हम सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों की विवेचना ईश्वरीय विश्वासों, पारलौकिक जगत अथवा व्यक्तिगत पक्षपात के आधार पर करने लगते हैं, तो ऐसे विवेचन को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। जब हम कोई पक्षपात विवेचन करते हैं तो ऐसे विवेचन को हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते, बल्कि जब तक उसको हम जांचे ना, परखें ना, पहचान न करें, जब तक उसका परीक्षण न करें, तब तक उसे हम विज्ञान नहीं कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है, जो विकास हुआ है, वह निश्चित रूप से वह यूरोप से ही हुआ है। और यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसके फलस्वरूप लोगों के विचारों तथा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन जैसी महत्वपूर्ण दिशाओं में परिवर्तन होने लगा। इस तरह से समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, समाजशास्त्र का ओरिजिन हुआ। इसमें निश्चित रूप से समाजशास्त्र के उद्भव में 3 घटनाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहली घटना क्या है? ज्ञानोदय। ज्ञानोदय ज्ञानोदय। दूसरी घटना जो है वह आती है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। और तीसरी घटना इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। अब मैं आपको बता दूं ज्ञानोदय क्या है। ज्ञान का उदय, ज्ञान का उदय अर्थात ज्ञानोदय का संबंध
बौद्धिक विचारों से है, बौद्धिक विचारों से है। जबकि फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का संबंध उन भौतिक मुद्दों से है जिन्होंने समाज की संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का इन्हीं तीनों दशाओं से गहरा संबंध है। अब आप कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के उद्भव में कौन सी ऐसी तीन दशाएं रही हैं जो समाजशास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण है। तो आप कह सकते हैं ज्ञानोदय, फ्रांस की क्रांति और तीसरा है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। तो इस तरह से समाजशास्त्र का उद्भव और विकास सबसे पहले यूरोप में ही क्यों हुआ, इसका भी कारण है। यूरोप में इसलिए हुआ कि यूरोप के ही दार्शनिक, ये प्लेटो, अरस्तु, दांते जैसे दार्शनिकों ने या वहां की व्यवस्था को जांचा परखा। इसलिए समाजशास्त्र का उद्भव और विकास सबसे पहले यूरोप में ही हुआ। तो बच्चों, ज्ञानोदय के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज जानना है कि ज्ञानोदय यूरोप में होने वाला सबसे पहला वैचारिक आंदोलन था। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से लेकर 18वीं शताब्दी तक यह आंदोलन चला। ज्ञानोदय जो आंदोलन था वह 17वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक चला। इसलिए इस काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आता भी है कि पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, पुनर्जागरण काल कहां से प्रारंभ हुआ, तो आप कहेंगे यूरोप से प्रारंभ हुआ। दूसरी चीज, अब फ्रांस की क्रांति 1789 में होने वाली फ्रांस की क्रांति का संबंध यूरोप के परंपरागत समाज में पैदा होने वाली उन दशाओं से है जिन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में योगदान दिया। तीसरी चीज, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के अंतिम समय से इंग्लैंड में नए नए आविष्कार होने के कारण इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में बहुत ही तेजी आई। इस तरह से इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ और वहां उद्योगों का बहुत ही तेजी से विकास होने लगा और इस क्रांति का उदय इंग्लैंड से हुआ। इसलिए इस क्रांति को इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहा गया। तो यह क्रांति कब शुरू हुई? 18वीं शताब्दी के अंतिम समय से इंग्लैंड में शुरू हुई। तो बच्चों, आज इसी बिंदु के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। फिर अगला पॉइंट कल आप